चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब वंस अगेन। फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में। और हम आज डिस्कशन करेंगे सेक्शन 44 एडी का। क्या है सेक्शन, क्यों बनाया गया है सेक्शन, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस क्या होता है कि उस सेक्शन को आपको बारीकी से उसके जो पॉइंट्स हैं या उस सेक्शन में क्या पर्पस था बनाने का, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं डिपार्टमेंट के या एसएससी के, वो सारे बार का डिस्कशन करना आप लोगों को। यही रीज़न है कि मैं पूरा कंटिन्यू एक पूरा मतलब दो ढाई घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने की बजाय मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे सेक्शंस को, छोटे भी नहीं, प्रॉपर एक सेक्शन का वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो जैसा कि सेक्शन 44 एडी आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, सेक्शन ये बनाया क्यों गया है। तो ये जो सेक्शन है ये आता है बेसिकली प्रेजेंटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम या प्रोफेशन की इनकम। बेसिकली 44 एडी तो बिजनेस इनकम है, लेकिन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए और सेक्शन 44 एई, ये तीन सेक्शन है जो सी इंटर लेवल में है। बाकी आपके और भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स मतलब की बात नहीं है। तो सी इंटर में प्रेजेंटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम तीन सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई। आज जो हमारा डिस्कशन है वो सेक्शन 44 एडी से रिलेटेड होगा। हम खाली सेक्शन 44 एडी की बात करेंगे। इसके अलावा बाकी हम एडीए और एई आगे की क्लास में, आगे के सेशन या आगे के लेक्चर में आपको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए क्या होता है, हमने जब सेक्शन 44 डबल ए पढ़ा था तो हमने पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसमें हमने बहुत सारी बात पढ़ी थी। सेक्शन 44 डबल ए सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है। प्रोफेशन के केस में, सब सेक्शन 1 के केस में हमने पढ़ा था सब लीगल हो, मेडिकल हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिजाइन हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ती है। उसमें हमने पढ़ा था सब कार्बन कॉपीज हो, लेजर मेंटेन करो, कैश बुक मेंटेन करो, ये वो फलाना डिमका, दुनिया भर की चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी। और सेक्शन 44 डबल ए सब सेक्शन 2 के अंदर भी हमने कहा था कि भाई आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर सके। इतनी बात हमने सेक्शन 44 डबल ए में पढ़ी थी। ठीक बात। अब किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल है या कोई प्रोफेशन वाला बंदा है, उसके लिए सबसे मुश्किल क्या होता है? देखिए, बिजनेस करना एक अलग बात होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना, ये दूसरी बात होती है। किसी भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखोगे, आपको अपनी इनकम कैसे कंप्यूट कर पाओगे? आप इनकम टैक्स कैसे पे कर पाओगे? आप असेसिंग ऑफिसर को कैसे बताओगे कि भैया मैंने इतनी इनकम की है? छोटा मोटा बिजनेस है, 2 4 5 10 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बिजनेस 50 100 200 500 करोड़ का हो जाएगा तो क्या आप बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर अपनी इनकम को कंप्यूट कर सकते हो? बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी दिक्कत होगी, प्लस असेसिंग ऑफिसर जो आपका असेसिंग करे, जो आपका असेसमेंट करेगा, जो आपकी इनकम कंप्यूट करेगा, या जिसको लगता है कि आपने अपनी रिटर्न में सही इनकम नहीं दिखाई है, टैक्स सही पे नहीं करा है, तो वो टैक्स की कैलकुलेशन भी उस बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है, प्रॉब्लम ही सब यही है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क ना। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप एक काम करते हैं ना, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही मत करो। ये तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही मत करो। आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों मेंटेन करते हो? आप बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हो ना, ताकि आप अपनी इनकम को ठीक ठीक कंप्यूट कर पाओ। भाई यही पर्पस होता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही ना करो, तो आप इनकम कैसे कंप्यूट करोगे? ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रोविजन का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन प्रोविजन। सेक्शन 44 एडी कहता है कि आप एक काम कीजिए, आपका जो भी टर्नओवर है, देखिए आपको सिर्फ अपने टर्नओवर का डिटेल हमें बतानी है। आपका जो भी टर्नओवर है, आपकी जो भी ग्रॉस रिसीट वगैरह है, आप वो देख लो वो कितना है, उसका 8% आपकी इनकम मान लेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रोविजन है। गवर्नमेंट कह रही है कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, नहीं चाहिए हमें कोई लेजर, कैश बुक, दुनिया भर की एंट्री पेंट्री कुछ नहीं चाहिए हमें। आप हमें सिर्फ अपना टर्नओवर बताओ और उस टर्नओवर का 8% आप अपनी इनकम मान लो, और जो इनकम होगी उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देना। हमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं, हम नहीं मांगेंगे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, सिर्फ आपके टर्नओवर की डिटेल होनी चाहिए। अब वहां पर गड़बड़ ये नहीं हो कि टर्नओवर कम दिखा दोगे, क्योंकि टर्नओवर कम दिखाओगे तो
उतनी कम इनकम आएगी। तो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि सब टर्नओवर सही रखना पड़ेगा आपको। तो टर्नओवर आपका सेल कितनी हुई है इसके लिए तो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन रखनी पड़ेंगे कि भाई मेरी देखिए ये सेल की ये एंट्री, इतना मैंने माल खरीदा, ये मेरी सेल हो गई। इतना तो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल ही यहां पे क्या है, देखिए फैक्टर क्या, इनकम कंप्यूट करने का फैक्टर क्या है, टर्नओवर ही तो है, सेल ही तो है। अगर उसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे कंप्यूट करेंगे आपकी इनकम को। तो प्रोविजन में यही बात बोली गई है कि साहब अगर आपका एलिजिबल बिजनेस है, अगर आप एलिजिबल बिजनेस वाले हो, एलिजिबल एसएससी हो, तो आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे और उसके बेस पे टैक्स निकाल देंगे। बाकी आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं मांगेंगे आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसी तरह सेक्शन 44 एडी में बिजनेस वालों की बात होती है, सेक्शन 44 एडी में प्रोफेशन वालों की बात होती है, सेक्शन 44 एई में कुछ फ्लाइंग, हायरिंग, गुड कैरिज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में बात हो, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम सेक्शन सिर्फ 44 एडी की बात करते हैं। तो देखिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एक्सक्लूडिंग बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 44 एई। एई में अलग प्रोविजन है, उसके हम अलग बात करेंगे। तो किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस सेक्शन 44 एडी एक्सक्लूडिंग द बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 44 एई। इसको एई छोड़ को अभी हम 44 एडी की बात कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस की बात कर। अब क्या है बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कौन से एसएससी होंगे, वो एक डिटेल डिस्कशन अभी धीरे धीरे हम आगे बातें करते जाएंगे। देखिए जी, पहला पॉइंट कहता है कि देखिए अब इस पूरे सेक्शन में ना, मैं फिर बता रहा हूं, सेक्शन टफ नहीं है, थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे। जब हम सेक्शन 44 एडी 4 की बात करेंगे, वहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा टेक्निकल कहीं कभार हो जाता है, उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी करके देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बाकी पूरा सेक्शन कोई टफ नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल लेमन टर्म में लिखा गया है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पर मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए क्या कहता है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रोविजन को अगर समझ लोगे ना, तो रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे, अगर आपने प्रोविजन को अच्छे से समझ लिया है। क्यों? जब हम प्रोविजन को समझ लेते हैं ना, तो हमें उसके रिवीजन में 1-2 मिनट क्यों लगता है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट उसका पता है। सिर्फ उसके परसेंटेज 6% था, 8% था, 2 करोड़ टर्नओवर था या 3 करोड़ टर्नओवर पे, बस ये आपको लिमिट्स याद रखनी होती है। सिर्फ ये लिमिट्स आपको थोड़ी रिकॉल करनी होती है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया, फिर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए सेक्शन 44 एडी देखते हैं। एलिजिबल एसएससी एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस। देखिए यहाँ पे 2 बातें आई हैं, एक तो कह रहा है कि एलिजिबल एसएससी और एक कहता है एलिजिबल बिजनेस। ये 2 पॉइंट है, अभी हम दोनों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई भी एलिजिबल एसएससी जो कि एलिजिबल बिजनेस करता है, अलाउड टू कंप्यूट हिज बिजनेस, अलाउड टू कंप्यूट हिज इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। कोई भी एलिजिबल एसएससी जो कि एलिजिबल बिजनेस करता है, वो सेक्शन 44 एडी में प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकता है। सिंपल सी इसमें बात ये लिखी हुई है। पहली लाइन लिखी, नॉट विद एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट सेक्शन 28 to 43C इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी हु इज एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस। अभी इतनी बात हम पढ़ के छोड़ते हैं। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेनिंग सेक्शन 28 to 43C। देखिए पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करने के लिए हमने पढ़े सेक्शन 28 से लेके बाकी दुनिया भर के सेक्शन पढ़े, डेप्रिसिएशन पढ़ा, एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा, और कौन कौन से सेक्शन 37 पढ़ा, 36 पढ़ा, दुनिया भर के प्रोविजंस पढ़े थे। तो वहां पर जो बातें लिखी हैं, नॉट विद एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट सेक्शन 28 to 43, जो बात जहां पर लिखी है वो तो लिखी हुई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम उन बातों को नजरअंदाज करते हुए ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई एलिजिबल एसएससी एलिजिबल बिजनेस करता है, जो सेक्शन 28 से 43 से में जो कैलकुलेशन होती थी वो तो हम उसको ध्यान, अब क्यों हम ध्यान देंगे? रीजन इसका ये है कि जब हम 8% टोटल टर्नओवर की इनकम निकालेंगे ना, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें बाकी एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। अब तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि सेक्शन 28 से लेके 43 से में जो बात लिखी है ना, उसको एक तरह से भूल जाओ। अभी अब आगे भी और पॉइंटर आएंगे इसमें, उसको तो आप भूल जाओ, अब हम उसकी बात नहीं। नॉट विद एनीथिंग, उसके उसमें जो लिखा है वो तो अलग पॉइंट है। अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्सेशन में, यहाँ पे हम सेक्शन डेप्रिसिएशन आप अलाउ नहीं कर सकते, आप डिडक्शन नहीं ले सकते 36 के अंदर या 37 के अंदर, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे सिंपल आपसे कह दिया गया कि भैया अपने टर्नओवर का 8% या 6% वॉट एवर द केस में भी आपकी इनकम मानी जाएगी, लेकिन ये इनकम मानने में आप ऐसा नहीं है बाकी के एक्सपेंस आप लेस करोगे, नहीं साहब, अब आपको एक्सपेंस लेस करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। क्यों एक्सपेंस लेस करने के लिए दें?
आपकी एक तो इनकम अब इतनी कम मान रहे हैं, हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा हो। अगर हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखवाते या आपका नॉर्मल कैलकुलेशन होती है आपके बिजनेस इनकम की, तो हो सकता है आपकी इनकम और ज्यादा होती। हम तो बड़ा आपकी सहूलियत के लिए 8% बोल रहे हैं, उसमें भी अगर आप कहोगे कि हम तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेंगे, मेरे तो बड़े रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए थे, मैं तो इसकी, अरे भाई नहीं ले सकते ना। आपको यही तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है, आपको बाकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पहली लाइन में लिखा कि नॉट विद एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट सेक्शन 2843C, कोई भी एलिजिबल असेसी जो कि एलिजिबल बिजनेस करता है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि एलिजिबल असेसी कौन है और एलिजिबल बिजनेस क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए एलिजिबल असेसी मींस, एलिजिबल असेसी मींस क्या लिखा है? एलिजिबल असेसी मींस एन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट है, कौन से रेजिडेंट है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या दोनों हैं? हम दोनों हैं। रेजिडेंट होनी चाहिए, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट हैं वो एलिजिबल एसएससी हैं। लेकिन पार्टनरशिप फंड में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, बट नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म ले लो लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इस कैटेगरी से एक्सक्लूड रखा गया है। ठीक है, तो देखा जाए हमारे पास तीन कैटेगरी है। एक तो इंडिविजुअल इस बेनिफिट का यूज कर सकता है, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट होनी चाहिए। अब रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है वो अब रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में अपने डिटेल में डिस्कशन करा होगा। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल देखना पड़ेगा। एंड प्लस ये तो हो गई थी एसएससी, इंडिविजुअल एसएससी या पार्टनरशिप फर्म, और उन्होंने नहीं क्लेम करी होगी कोई डिडक्शन सेक्शन 10AA या सेक्शन या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज सेक्शन 80IA to 80RRE इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया ऐसे एसएससी ने सेक्शन 10AA में कोई डिडक्शन क्लेम ना करी हो। अब सेक्शन 10AA क्या होता है, इसका हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। सेक्शन 10AA क्या होता है? सेक्शन 10AA कहता है कि एसएससी, अगर आपने, देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस को ग्रो करो, इंडियन इकोनॉमिक ग्रो हो, तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को, आपने सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ ऐसे एरिया बनाए हुए हैं जिसे SEZ सेज बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप वहां पर अपना बिजनेस करो, और वो एरिया क्यों होते, कैसे होते हैं वो एरिया होते हैं थोड़ा सा शहर से बाहर, थोड़ा सा मतलब एकदम वीरान में, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, क्योंकि वहां पे कंपनीज लगेंगी, डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, सारा भाई देखिए सारी इकोनॉमी चलती है। अब देखिए वहां पे कंपनी लगेगी, लोग आएंगे, काम करेंगे, वहां रहेंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वेंडर्स आएंगे दुनिया भर के, तो पूरी इकोनॉमी एक तरह से चलती है। तो जब गवर्नमेंट चाहती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना चाहती है, जैसे कोई सिटी से बाहर है, देखिए मेन रेजिडेंशियल एरिया में तो इतना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कोई ऐसा एरिया जो खाली पड़ा है, बहुत अच्छा है, शहर के साथ है लेकिन खाली पड़ा है, वहाँ पे थोड़ा दूर होने की वजह से, वीरान होने की वजह से कोई जाना पसंद नहीं करता, तो गवर्नमेंट कहते हैं आप ऐसे एरिया में बिजनेस लगाइए, आप ऐसे एरिया में कंपनी लगाइए, हम आपको टैक्स में एग्जेम्पशन देंगे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सेक्शन 10AA की बात नहीं करेंगे। सेक्शन 10AA सिंपल कहता है कि अगर कोई एसएससी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना बिजनेस लगाता है, बिजनेस करता है, तो गवर्नमेंट उसको प्रॉफिट में 100% एग्जेम्पशन दे देती है, 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे देती है, पहले 5 साल में, फिर 6 से 10 साल में 50% एग्जेम्पशन है। इसमें बाकी बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, पुराना वो बिजनेस नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस सेटअप होना चाहिए, तो इसमें और भी दुनिया भर की कंडीशन होती हैं। तो सेक्शन 10AA सिंपल कहता है कि आपने इसमें एग्जेम्पशन ना क्लेम करियो, मतलब आपने अपने 100% प्रॉफिट की एग्जेम्पशन सेक्शन 10AA में क्लेम ना करियो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला है, प्लस आपने अंडर चैप्टर 6 से जो आपने डिडक्शन पढ़ते ना 80C 80D दुनिया भर की, या फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आपने डिडक्शन क्लेम नहीं करियो, सेक्शन दैट इज सेक्शन 80I से लेके 80RRB इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो दो हमने चीज समझी,
कि एलिजिबल एसएससी कौन होता है। एलिजिबल एसएससी होगा इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, प्लस इन एसएससी ने सेक्शन 10AA में कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी हो, और चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो आप पढ़ते हो ना, दुनिया भर की डिडक्शंस होती हैं 80, वो उसके अंदर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी। मैंने लिखा भी दैट इज सेक्शन 80 IA से लेके 80 RRB इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में सेक्शन 44 AD आप क्लेम करना चाह रहे हो। अगर आपने ये दो कंडीशन फुलफिल कर ली है तो आप एलिजिबल एसएससी बन जाते हो। इसका मतलब हम क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं देखूं कि एलिजिबल एसएससी के बारे में मैंने समझ लिया, तो इसका मतलब मेरे कौन से फिर एलिजिबल एसएससी नहीं है? क्या सेक्शन 44 AD कंपनी पे लग सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, इन तीन पे लगेगा। इसका मतलब द स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये तो हमने यहीं पढ़ लिया कि भैया यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कंपनी पे भी, एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन तीनों पे सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, कंपनी पे एप्लीकेबल होने का मतलब भी नहीं बनता। अब रिलायंस है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर, मैं इसके 8% इनकम मान लूं, लेकिन आपको क्या लगता है इसकी 8% ही इनकम हो रही होगी? नहीं साहब। जब बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस है ना, वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे कंपनीज एक्ट में भी आपको दुनिया भर के कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, आपको कंपनीज एक्ट में आपको दुनिया भर के कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। तो जब एक और कंपनी ना बहुत बड़े लेवल पे होती है, ये जो प्रोविजन है ना, ये जो है, ये आपके इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल का बिजनेस कितना बड़ा होगा? 2, 4, 5, 10 करोड़ का मैक्सिमम, या एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बड़े लेवल पे हो सकती है, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखा जाए सेक्शन 44 AD मिड साइज लेवल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। कंपनी वगैरह का ये एलएलपी को या एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चलिए छोड़ दीजिए, कंपनी एलएलपी पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे बिजनेस बड़ा होता है, वहां पे जाहिर सी बात है प्रोविजंस को पूरा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44 AA में मेंटेन रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एलिजिबल एसएससी कि किसको ये सेक्शन 44 AD में किसको एप्लीकेबल होगा, कौन कौन इसमें बेनिफिट उठा सकता है। अब दूसरी बात कह रहा हूं कि साहब किस तरह के बिजनेस पे सेक्शन 44 AD लगेगा। हमने कहा ना एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस क्या होगा? कहते हैं कि एलिजिबल बिजनेस मींस एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस। देखिए यहां पे बड़ा सिंपल पहली वर्ड में ही बोल दी इसने बात, कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरीज रेफर अंडर सेक्शन 44 AD। ये वाले ना हमने सेक्शन 44 AE में कवर कर रखा है, इसलिए 44 AD में यहां पे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई भी बिजनेस, भाई कहता है ना एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, सारे बिजनेस एलिजिबल बिजनेस है। लेकिन जो सेक्शन 44 AE में कवर है ना, अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग वाला, तो हम उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने वो 44 AE में कवर कर दिया है। बाकी इसके अलावा कोई भी बिजनेस हो वो सेक्शन 44 AD में कवर हो जाएंगे। लेकिन किसके? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, वो भी रेजिडेंट हो। कंपनी, एलएलपी, बीओई, एओआई और बीओई पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हमने कह दिया कोई भी बिजनेस, लेकिन इसमें कुछ टर्नओवर की भी लिमिट है। क्या टर्नओवर की लिमिट है? कहते हैं कि हुज टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। देखिए मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि सेक्शन 44 AD का जो मेन पर्पज है ना, वो छोटे बिजनेस, मिड साइज बिजनेस के लिए उनको ये फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है, देखिए 2 करोड़ टर्नओवर कुछ भी नहीं होता। 2 करोड़ का मान लीजिए 10-15% वो मार्जिन अगर कमा रहा है, तो 15-20-25 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब एक इंसान जो छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, बेचारे की इनकम उतनी है नहीं, हम उस पर कहें कि नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन रख। अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपकी अच्छी बात है, आपका अपना विल, आपकी अपनी इच्छा है, वो हम नहीं कह रहे। हमने तो आपको प्रोविजन दे बोल रखा है सेक्शन 44 AD में कि मत मेंटेन करो, वो आपकी मर्जी अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हो। यहां पे लिमिट भी इतना है कि जिसका टर्नओवर ग्रॉस सिर्फ 2 करोड़ तक है, क्योंकि 2 करोड़ तक का बिजनेस कोई बिजनेस ही है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस ही, छोटा मोटा बिजनेस ही है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है और अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म में हो और रेजिडेंट हो, 2 करोड़ तक का टर्नओवर है या ग्रॉस एसेट है, सेक्शन 44 आपका वेलकम करता है। सेक्शन 44 AD के आप बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन
टर्नओवर 2 करोड़ तक का होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ऊपर हो गया, सेक्शन 44 एडी माय डियर फ्रेंड इज नॉट अलाउड एप्लीकेबल फॉर यू, नॉट अवेलेबल फॉर यू। छोटे बिजनेस व्यापारी नहीं हो आप। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ और 1 लाख है, तो वो आदमी क्या चाहेगा, भैया इसको 2 करोड़ तक कर लूं और सेक्शन 44 एडी के बेनिफिट उठा लूं, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर होते ही मुझे सेक्शन 44 एडी मिलेगा नहीं, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे, फिर मेरी इनकम 8% से तो ज़्यादा ही बन रही होगी, तो मुझे ज़्यादा पे टैक्स देना पड़ेगा। मैं अपने टर्नओवर को 2 करोड़ तक रखना चाहूंगा, नहीं रखना चाहूंगा, बिल्कुल 2 करोड़ तक रखना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है जी। तो एलिजिबल बिजनेस कौन सा है, कोई भी बिजनेस, लेकिन सेक्शन 44 ए को छोड़ देना, और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ तक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा 44 एडी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक बात है। उसके बाद कहता है कि 2 करोड़ की लिमिट ना आपकी 3 करोड़ हो सकती है, ये एक ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने। कहता है कि अगर 2 करोड़ की लिमिट है ना, हम आपको इसको 3 करोड़ तक आपकी लिमिट बना सकते हैं। कैसे, उसके लिए कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दे दी, जरा देख लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 में आया था प्रोविजन, सॉरी अमेंडमेंट, एक फर्स्ट प्रोवाइजो है बेसिकली, मैंने लेकिन प्रोवाइजो वगैरह डाला नहीं आप लोगों के लिए, ये फर्स्ट प्रोवाइजो है, ये सेकंड प्रोवाइजो है। लेकिन प्रोवाइजो वगैरह आप इतना डिटेल में मत ध्यान रखो, कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान रख लो, फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो है। तो इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 में एक अमेंडमेंट आई, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि आप कैश में ना कम से कम ट्रांजेक्शन्स करें। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमने पहले भी जितने प्रोविजंस पढ़े हैं उसमें हमने कई जगह पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है प्रिस्क्राइब मोड। गवर्नमेंट चाहती है आप कैश में कम से कम डील करो, कैश में कम से कम डील करो। तो यहां पर भी उन्होंने कहा है कि साहब कैश में कम से कम डील करो। अगर आप कैश में कम से कम डील करोगे, और कितना डील करोगे, 5% तक आपके टोटल टर्नओवर का, कि वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश does not exceed 5% of total turnover or gross receipt, a threshold limit of 3 crore instead of 2 crore will apply। क्या कहना चाह रहा है, देखिए देखिए, हमने जो नॉर्मल टर्नओवर लिमिट है ना, जो हमारे सेक्शन 44 एडी में जो टर्नओवर की लिमिट है ना, जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 2 करोड़, जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 2 करोड़। अगर 2 करोड़ तक है तो सेक्शन 44 आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन में एक और कह दी कि आप जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब आपका जो टोटल में रिसिप्ट है, देखिए यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे कहता है कि वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5%। अगर आपने टोटल टर्नओवर का 5% तक, अप टू 5% तक कैश ट्रांजेक्शन करी, मतलब कैश में पेमेंट रिसीव करी है, टर्नओवर का 5%, अप टू 5% तक कैश में ट्रांजेक्शन करी है, सिर्फ 5% तक, तो हम आपकी लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर देंगे। ये 2 करोड़ से बढ़ाकर हम आपको उसको 3 करोड़ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, क्या 2 करोड़ के अंदर मेरा कुछ कैश की लिमिट है? नहीं। अगर मैं कहूं कि मैंने 2 करोड़ का 2 करोड़ सेल, पूरी की पूरी सेल कैश में करी थी, क्या मुझे सेक्शन 44 एडी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 44 एडी ने ना कहीं पर भी कैश की बात नहीं करी कि कैश में कितना होना, लेकिन वो प्रमोट कर रही है बिजनेसमैन को, लेकिन वो प्रमोट कर रही है एसएससी को कि भैया कैश में ना कम से कम ट्रांजेक्शन करो। अगर आपने अपने टोटल टर्नओवर का 5% तक कैश में करा है, मतलब आपने जो सेल करी है उसका आपने जो रिसीव करा है ना पैसा, 5% तक आपने सिर्फ कैश में लिया है, बाकी आपने सारा ऑनलाइन लिया है, तो हम आपकी लिमिट 2 करोड़ के बढ़ाकर 3 करोड़ कर देंगे। मतलब आपका टर्नओवर 3 करोड़ भी हो जाएगा, तब भी आप सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट उठा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 44 एडी में अगर आपका टर्नओवर, मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर
पहला केस 1.5 करोड़ है, सेक्शन 44 एडी लग जाएगा। हाँ सर, सेक्शन 44 एडी लग जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, सेक्शन 44 एडी लग जाएगा। हाँ सर, सेक्शन 44 एडी लग जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 2.5 करोड़ है, या 2.5 करोड़ क्या, इसको मैं 2,10,000 मान लेता हूं, या 2 करोड़ 10 लाख है, सेक्शन 44 एडी लग जाएगा। सेक्शन 44 एडी तब लगेगा जब आपका टर्नओवर में जो कैश में, फिर यहां पे कैश वाली बात है क्या, नॉर्मल केस में सेक्शन 44 एडी अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2 करोड़ से एक्सीड हो गया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है, अब इसमें आपने मान लीजिए 5% था कैश, मुझे कोई फर्क नहीं क्योंकि वैसे भी 2 करोड़ के अंदर था। यहां पे भी 5% कैश था, जो टोटल रिसीव थी 2 करोड़ का 5%, 20 लाख, 10 लाख रुपए आपका मान लीजिए, यहां पे 10 लाख रुपए कैश में रिसीव था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं 2 करोड़ में। यहां पर आपने जो टोटल कैश रिसीव करा था 10 करोड़ 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000, 5% हो गया ना। एक सेकेंड, सॉरी 50,000, भाई 2 करोड़ 10 लाख का 5% मैंने क्या लिया, 2 करोड़ 10 लाख का 5% मेरा कैश में था, जो भी मेरा सेल थी इसका कैश में था, तो ये 5% था, मतलब आपने जो कैश में रिसीव करा था ना वो 10,50,000 था। तो भैया आपको क्या सेक्शन 44 एडी अवेलेबल होगा? हाँ सर अवेलेबल है, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट, क्योंकि हमने कहा है कि अगर सिर्फ 5% तक ट्रांजेक्शन करते हो ना तो ये 2 करोड़ की लिमिट कितनी बन जाएगी, 3 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ मतलब 5% रखना है आपको टर्नओवर का, तो 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5% तक ही आपको अपनी कैश की ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। अगर ये लिमिट मैं कहता ये 10,50,000 की जगह 10,60,000 हो जाता, अगर आपका जो कैश में है, कैश में जो आपने सेल करी है 2 करोड़ 10 लाख आपकी टोटल सेल थी, उसमें से कैश की जो सेल थी वो थी 10,60,000 रुपए, 10,60,000 रुपए। इसका मतलब क्या, आपने कैश में 5% ऑफ टोटल टर्नओवर से एक्सीड कर दिया है। यस सर, आपने टोटल टर्नओवर का 5% से एक्सीड कर दिया है। क्या मैं आपको 3 करोड़ की लिमिट दूं? नो 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 नो, 3 करोड़ वाली लिमिट अवेलेबल नहीं है। 3 करोड़ की लिमिट कब अवेलेबल है, जब आपके टोटल टर्नओवर का सिर्फ 5%, टोटल टर्नओवर का सिर्फ 5%। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 3 करोड़ की सेल करूं तो 15 लाख ही मैं कैश में ले सकता हूं। 3 करोड़ का 5%, 3 10 30 लाख, 5% 15 लाख। अगर मैं 3 करोड़ की सेल कर रहा हूं तो मैं मैक्सिमम 15 लाख ही कैश में सेल कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करनी पड़ेगी। तो 5% की यहां पर ये लिमिट हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। Where the amount or aggregate of amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total turnover or gross receipt, threshold limit of 3 crore instead of 2 crore will apply। और अगर आप 5% से ज़्यादा आपने लिया है, कैश में सेल करिए, तो भैया फिर 2 करोड़ तक लिमिट रखना, फिर मत रोना कि हमें 3 करोड़ चाहिए, फिर हम 2 करोड़ ही दे पाएंगे। एक छोटी सी लाइन है कि भैया अगर आपके नॉट अकाउंट पे चेक है, मतलब आपने जो चेक रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और अ बैंक ड्राफ्ट, जो कि अकाउंट पे ही नहीं है, वो भी कैश में ही रिसीट माना चाहिए। भाई देखिए, अगर अकाउंट पे चेक नहीं है तो फिर तो वो एक तरह से कैश बैंक कैश ट्रांजेक्शन होगी ना। हमने आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट पे ही जब होगा तभी तो अकाउंट में किसी के प्रेजेंट होगा ना। अकाउंट पे ही नहीं है तो बियर चेक हो गया, बियर चेक तो कैश की ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच इज नॉट एन अकाउंट पे चेक शेल बी डीम्ड टू बी द रिसिप्ट इन कैश। अगर आपने चेक से ट्रांजेक्शन करी और अकाउंट पे चेक नहीं था वो, तो भैया वो फिर कैश में कंसिडर हो जाएगा, आपकी लिमिट कंसिडर जो काउंट करेंगे 5% की, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ बातें एलिजिबल असेसी और एलिजिबल बिजनेस से रिलेटेड। आइए जरा, अब हमें एलिजिबल असेसी के बारे में भी पता है और एलिजिबल बिजनेस के बारे में भी पता है, फिर से पढ़ लेते हैं
कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन टू सेक्शन 28 टू 43C, सेक्शन 28 43C के अगेंस्ट में जो बात लिखी है उसे लिखी रहने दीजिए, हमारे लिए वो मतलब की नहीं है। अगर कोई एलिजिबल असेसी है जो कि एलिजिबल बिजनेस करता है, एलिजिबल असेसी है मेरा पार्टनर इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फॉर्म नॉट LLP, जो कि डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 10AA में और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में उन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं करी, वो एलिजिबल असेसी हो गए। एलिजिबल बिजनेस कोई भी ऐसा बिजनेस, लेकिन सेक्शन 44AE को छोड़ दीजिए, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, और अगर आपने कैश में रिसिप्ट से 5% रखी है तो 2 करोड़ की लिमिट बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी, वो एलिजिबल बिजनेस हो गया। अगर आप एलिजिबल असेसी और एलिजिबल बिजनेस करते हैं तो सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस और सम हायर देन द अफोरसेड sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profit and gain of such business. एलिजिबल assessee हो, एलिजिबल बिजनेस करते हो, आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8% आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, उसका 8% आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। और अगर आप 8% से ज्यादा क्लेम करना चाह रहे हो, कितने ईमानदार असेसी हो आप, इतने ईमानदार असेसी हो कि आप कह रहे हो कि नहीं भैया गवर्नमेंट, तुम मुझे सिर्फ कह रही हो 8%, मेरा तो 8% से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप चाह रहे हो ना कि 8% से ज़्यादा क्लेम करना चाहते हो, सम हायर देन द अफोरसेड सच सम क्लेम्ड, या तो 8% या 8% से ज़्यादा क्लेम करना चाह रहे हो तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 8% तो हमने सेक्शन 44AD में 8% की बात बोली है। अच्छा, 8% टैक्स नहीं है, 8% है आपकी इनकम, आप जो एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो उसकी इनकम हम 8% मानेंगे, और जो इनकम होगी उस पर उसके हिसाब से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स रेट निकाल देंगे। ठीक है, 8% हमने इसमें सेक्शन 44AD में बात पढ़ी। अच्छा, कहता है कि एलिजिबल असेसी अलाउड टू प्रिज्यूम हिज इनकम, सेकेंड पॉइंट देखिए, टू बी 6% इंस्टेड ऑफ 8%। लीजिए, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया कुछ केसेस में हम 8% की जगह आपकी इनकम और कम मान रहे हैं, 6% मान रहे हैं सिर्फ, कब 6% इंस्टेड ऑफ 8% और हायर। प्रोवाइजो टू सेक्शन 44AD में एलिजिबल असेसी कैन प्रिज्यूम हिज इनकम टू बी 6% इंस्टेड ऑफ 8% और हायर अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस विच इज रिसीव्ड बाय द, यहां पे क्या बात लिखी है, अगर आपने जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी पेमेंट जो भी टर्नओवर किया है, उस पोर्शन पे हम सिर्फ 6% आपकी इनकम। इतना बढ़िया प्रोविजन है। क्या 8% के लिए कोई लिमिटेशन है? 8% में कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब 8% में कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने सारी कैश में ट्रांजैक्शन करी है तो आप उस पर 8% मानिए, लेकिन अगर आपने कोई भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू पेमेंट ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट हो, यूज ऑफ ECS हो थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, IMPS हो, UPI हो, RTGS हो, NEFT हो, भीम आधार पे हो, अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करी है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से अपनी सेल करी है, तो उस वाले पोर्शन पे हम 8% की जगह मात्र 6% ही असेसी आपकी इनकम मानेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में आपने जो भी बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करी है या प्रीवियस ईयर के बाद, लेकिन अपनी रिटर्न फाइल मान लीजिए आपकी 31 जुलाई ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, या 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले पहले जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, मतलब 24-25 प्रीवियस से, मान लीजिए पेमेंट आपको बाद में मिली है लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू मिली है, तो वो उस पर भी 6% ही आपका जो है इनकम मानी जाएगी। ठीक है, 6% ही आपकी इनकम मानी जाएगी, और नॉन बैंकिंग वाले पार्ट के लिए आपको 8% की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ये भी एक छोटा सा बढ़िया सा प्रोविजन था, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं अब थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखिए, छोटा सा है, कहते हैं सेक्शन 44AD कहां पर अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 44AD कहां पर अप्लाई नहीं होगा? 3 जगह अप्लाई नहीं होगा। पहली जगह तो मुझे ऐसे ही पता है, सेक्शन 44AE में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन रेफर अंडर सेक्शन 44, सेक्शन 44 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस,
सेक्शन 44 एडी तो खैर सही बात है, एई तो अलग प्रोविजन हो गया, तो एडी तो हमने, एई अलग है, एडी अलग है। सेक्शन 44 एडी शैल नॉट अप्लाई, कहां पर अप्लाई नहीं होगा? 44AA के केस में, अ पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 44A1। 44A में क्या था, ध्यान है आपको? हमने लास्ट मैंने क्लास करी थी, उसमें सेक्शन 44AA1 के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करा था, जरा उसको देख लेते हैं दोबारा से। जो प्रोफेशनल सेक्शन 44AA1 में कवर हैं, उन पे सेक्शन 44AD कवर लगेगा नहीं, उस पे सेक्शन 44AD नहीं लग सकता। सेक्शन 44AA1 में कौन कौन कवर थे, कौन से प्रोफेशनल थे, हमने पढ़ा था, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंट या एनी अदर प्रोफेशन एज ए नोटिफाइड इन द बाय द बोर्ड, और बोर्ड ने नोटिफाई करा था ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, सीएस या आईटी प्रोफेशनल्स। ये बात पढ़ी थी हमने। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, आईटी प्रोफेशनल, ये बोर्ड ने अभी तक नोटिफाइड करे थे। तो प्रोविजन कहता है कि साहब सेक्शन 44AD कवर अप नहीं करेगा उन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को जो कि रेफर करे गए हैं सेक्शन 44AA1 में, और उन पर्सन पे जो कि कमीशन या ब्रोकरेज का काम बिजनेस करते, या पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, या पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस। इन तीन कैटेगरी में सेक्शन 44AD कवर अप नहीं होगा, क्योंकि इन तीन कैटेगरी में गवर्नमेंट मान के चलती है कि भैया इन तीन कैटेगरी में ना बुक्स ऑफ अकाउंट, देखिए सेक्शन 44A1 में आपको ध्यान है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल थे, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाने पड़े थे इनको, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर भी मेंटेन करो, बिल की ओरिजिनल कॉपी रखो, फोटो कॉपी रखो, वाउचर रखो साइन करके, मेडिकल में हो तो केस रजिस्टर रखो। तो सेक्शन 44AA1 में तो वैसे हमने बहुत सारे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मेंटेन कराए थे, तो हमें समझ में आता है कि भाई सेक्शन 44A1 में जब प्रोविजन कह रहा है डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, वो भी इतना स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट मेंटेन कराने के लिए, तो 44AD नहीं लगना चाहिए। कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी बिजनेस में भी डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि इनकी इनकम कंप्यूट करना इतना ईजी नहीं होगा। एजेंसी बिजनेस में तो गवर्नमेंट को जो लगा कि साहब कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस है, जो एजेंसी बिजनेस है, इसमें डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम सेक्शन 44AD इनको नहीं लगा सकते इन पे। ठीक है, तो सेक्शन 44AD तीन जगह नहीं लगेगा। वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जो सेक्शन 44AA1 में कवर है, कोई पर्सन जो कि इनकम अर्न कर रहा है इन द नेचर ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, या फिर कोई एजेंसी बिजनेस में कैरी कर, वहां पे सेक्शन 44AD नहीं लगता है। चलिए आगे चलते हैं।